जरा सोचिए, एक जगह जहां टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस तक गिरता है, जहां बारिश की एक बूंद भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती और जहां 6-6 महीनों तक सूरज की रोशनी तक नहीं पड़ती। एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट। किसी ने इसे कभी पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन फिर भी दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्रीज इस जमीन को हड़पना चाहते हैं। नाजी जर्मनी ने यहाँ सीक्रेट मिशंस भेजे, यूएसए और रशिया ने मॉनिटरिंग स्टेशंस बनाए और कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि इस जमीन के नीचे बिलियंस ऑफ बैरल्स का ऑयल और नेचुरल गैस छुपी हो सकती है। According to a report, Russia has found vast oil and gas reserves in the Antarctic, much of it in areas claimed by the United Kingdom. दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट्स में सिर्फ एंटार्क्टिका ऐसा है जहां कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई बॉर्डर नहीं और ना ही कोई ऑफिशियली इसका ओनर। लेकिन फिर भी दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्रीज अमेरिका, रशिया, चाइना और ऑस्ट्रेलिया सब यहां पर अपने फुटस्टेप्स छोड़ चुके हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एंटार्क्टिका का असल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, किसने इस जमीन पर सबसे पहले कदम रखा और कौन कौन से कंट्रीज ने ये जमीन हड़पने की कोशिश की। 1959 का ट्रीटी क्यों साइन किया गया और 2048 के बाद क्या कुछ बदलने वाला है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि क्या एंटार्क्टिका सच में एक फ्री लैंड है या सिर्फ एक ग्लोबल गेम का हिस्सा। Antarctica is the 5th largest continent, being about 40% larger than Europe, and has an area of 14,200,000 square kilometers. Antarctica is the world's southernmost continent. It is also the driest, windiest, coldest, and iciest continent. The Antarctica is surrounded by frozen seas. The south, the bottom of the world, is considerably colder than the top of the world. एंटार्क्टिका दुनिया का सबसे ठंडा, सुनसान और सबसे अनप्रिडिक्टेबल कॉन्टिनेंट है। आज के डेट में अगर देखा जाए तो यहाँ का टेम्परेचर -89 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है, जो कि दुनिया का सबसे लोवेस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर है। लेकिन सिर्फ ठंड ही नहीं, ये जगह इतनी विंडी है कि हवा की रफ्तार ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर पर आवर तक जाती है। ऐसे बर्फ के तूफान में अगर आप सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए भी बाहर खड़े हो जाएं, तो न सिर्फ कुछ नजर आता है बल्कि जान जाने का खतरा भी रहता है। ये देखिए वहां की कुछ रियल फुटेज जहां बर्फ की आंधियां सब कुछ धुंधला करके रख देती हैं। हैरानकुन बात यह है कि एंटार्क्टिका को दुनिया का सबसे ड्राई कॉन्टिनेंट भी माना जाता है। बर्फ के बावजूद यहाँ 51 mm बारिश होती है साल भर में, और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि वो बारिश भी जमीन तक पहुंचने से पहले बर्फ बन जाती है। इसी वजह से एंटार्क्टिका को ऑफिशियली एक पोलर डिजर्ट माना जाता है, और इसी डेडली इन्वायरमेंट की वजह से यहाँ ना कोई लोकल सिविलाइजेशन बनी और ना ही कोई परमानेंट सिटी। बनते हैं तो सिर्फ साइंस स्टेशंस, और वो भी सिर्फ चंद महीनों के लिए। और इसीलिए ये भी कहा जाता है कि अगर कोई जगह ऐसी है जहां इंसानी असर सबसे कम है तो वो एंटार्क्टिका है। और जिसे हम एंटार्क्टिका कहते हैं, ये नाम असल में ग्रीक वर्ड एंटार्क्टिको से निकला है, जिसका मतलब है आर्कटिक के बिल्कुल ऑपोजिट तरफ। इस पुराने नक्शे को ही देखिए, इसके टॉप पर आर्कटोस यानी ग्रेट बियर कंस्टलेशन वाला रीजन दिखाया गया है। अब नीचे देखिए, इसके ऑपोजिट में है एंटार्क्टोस यानी एंटार्क्टिका। यहाँ पर अगर देखा जाए तो बेसिकली 2 शब्द यूज किए गए हैं, आर्कटोस और एंटार्क्टोस। आर्कटोस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है बेर। पुराने ग्रीक एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा कि नॉर्थ पोल के ऊपर स्काई में एक कॉन्स्टलेशन होती है जिसे वो कहते थे उर्सा मेजर यानी ग्रेट बेयर। इसी कॉन्स्टलेशन के बेस पर ही उन्होंने नॉर्थ पोल को नाम दिया आर्कटिक यानी लैंड ऑफ द बेयर। इसी तरह ग्रीक लैंग्वेज में एंटी का मतलब होता है ऑपोजिट, तो एंटार्क्टोस का मतलब बना ऑपोजिट ऑफ द बेयर्स लैंड यानी साउथ पोल। तो अगर सिंपल वर्ड्स में समझा जाए तो जिस जगह के ऊपर स्काई में ग्रेट बियर कंस्टलेशन दिखता था उसे लोग आर्कटोस कहने लगे यानी नॉर्थ पोल, और जहां पर ये कंस्टलेशन बिल्कुल नहीं दिखती उसे कहा गया एंटार्क्टोस यानी उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड। और इसी से दोस्तों आज का नाम बना एंटार्क्टिक। लेकिन सबसे पहली बार इसका जिक्र आज से करीब 2300 साल पहले ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल ने किया था।
जिन्होंने सिमेट्री ऑफ अर्थ का कंसेप्ट दिया कि हमारी धरती असल में गोल यानी स्फेरिकल है। अरिस्टोटल ने ये आइडिया उस वक्त दिया था जब लोगों को अर्थ का फुल मैप तक नहीं पता था। उन्होंने बस लॉजिक से सोचा कि अगर नॉर्थ में कोई लैंड मास है जैसे यूरोप और एशिया, तो साउथ में भी कोई बैलेंस करने वाला हिस्सा होगा। उस वक्त किसी ने इसे देखा नहीं था, सिर्फ सोचा था। और बाद में जब एंटार्क्टिका डिस्कवर हुआ तो पता चला कि अरिस्टोटल ने जो सोचा था वो 100% एक्यूरेट था। फिर आती है मिडिल एज की बारी, जब मैप मेकर्स ने अपने मैप्स में एक टेरा ऑस्ट्रेलिक इनकॉग्निटा दिखाना शुरू किया। इसका मतलब था अननोन सदर्न लैंड। पुराने जमाने के मैप मेकर्स ने ये नाम उस वक्त यूज किया था जब दुनिया के सदर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ था। वो सोचते थे कि जमीन की बैलेंस के लिए साउथ में भी कोई बड़ा लैंड होगा जिसे अभी तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया या फिर मैप्स में नहीं दिखाया गया। इसी आइडिया की वजह से पुराने मैप्स में एक बड़ा लैंडमार्क दिखाया जाता था जो एक्चुअली में एंटार्क्टिका हो सकता था, लेकिन वो मोस्टली गैस वर्क था क्योंकि उस वक्त साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन नहीं हुई थी। और ये देखिए 1531 का ओरेंटियस फाइन मैप जिसमें एक मैसिव लैंडमार्क दिखाया गया है जो एक्चुअली में एंटार्क्टिका होना चाहिए। कुछ रिसर्चर जैसे डॉक्टर चार्ल्स ने ये क्लेम किया कि ये मैप इतना एक्यूरेट था कि शायद किसी पुरानी सिविलाइजेशन ने एंटार्क्टिका को तब देखा हो जब वो बर्फ से ढका नहीं था। लेकिन मेन स्ट्रीम साइंस के मुताबिक ये सिर्फ इमेजिनेशंस थी और वो मैप्स ओल्ड मिथ्स और गैस वर्क पर बेस्ड थे। ये सच है कि 19th सेंचुरी से पहले किसी ने एंटार्क्टिका को ऑफिशियली एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन उससे पहले लोगों के जहन में ये जगह एक मिस्ट्री थी, एक लॉस्ट वर्ड जिसे बस ड्राइंग्स और अंदाजे से जिंदा रखा गया था। 80s के शुरुआती दिनों तक एंटार्क्टिका सिर्फ एक थ्योरी थी, कोई वहां गया नहीं था। लेकिन 1820 में सब कुछ बदल गया जब रशियन एम्पायर के नेवी ऑफिसर बेल्जिंगहाउसिंग और उसकी टीम ने एंटार्क्टिका सर्कल को क्रॉस किया और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन फेस करते हुए साउथ की तरफ एक्सप्लोर करते गए। फिर 27 जनवरी 1820 को उनकी शिप एक मैसिव आइस शेल्फ के सामने रुकी जिसे उन्होंने पहली बार डॉक्यूमेंट किया। उसका ये ऑब्जर्वेशन आज भी रिकॉर्डेड हिस्ट्री का पहला डॉक्यूमेंटेड साइटिंग ऑफ एंटार्क्टिका माना जाता है। ये वो वक्त था जब थ्योरी से निकलकर रियलिटी ने जन्म लेना शुरू किया। सिर्फ 2 दिन बाद 29 जनवरी 1820 को एक और हिस्टोरिकल मोमेंट सामने आया जब ब्रिटिश नेवी के ऑफिसर ब्रेंसफील्ड ने एक सॉलिड लैंड मास देखा जिसे उन्होंने ट्रिनिटी पेनिनसुला के नाम से आइडेंटिफाई किया। उन्होंने इस जगह को मैप पर मार्क भी किया और ये डिस्कवरी ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में एंटार्क्टिका का फर्स्ट कंफर्म्ड लैंड बनी। यानी जहां बेल्जिंगहाउसन ने आइस शेल्फ देखा था वहीं ब्रेंसफील्ड ने पहली बार एंटार्क्टिका मेन लैंड का हिस्सा नोट किया और इसे डॉक्यूमेंट भी कर लिया। ये दोनों डिस्कवरी सिर्फ 2 दिन के गैप में हिस्ट्री के लिए मोन्यूमेंटल साबित हुई। यहाँ आकर एक थ्योरी अब कंफर्म्ड कॉन्टिनेंट बन चुकी थी। यानी सिर्फ एक ही साल में रशिया और ब्रिटेन दोनों कंट्री ने एंटार्क्टिका को पहली बार अपनी आंखों से देखा। लेकिन सबसे ड्रामेटिक टर्न आया 1898 में जब बेल्जियन एक्सप्लोरर एड्रियन डी की लीडरशिप में शिप बेल्जिका ने एंटार्क्टिका के लिए जर्नी स्टार्ट की। उसकी टीम बेल्जिंगहाउसन सी के पास पहुंची लेकिन शिप थिक सी आइस में फंस गई और उन्हें पूरा एंटार्क्टिका विंटर वहीं बिताना पड़ा। टेम्परेचर ने फ्रीज कर दिया, हर तरफ अंधेरा था और क्रूज को डिप्रेशन और स्कर्वे से गुजरना पड़ा। ये पूरी टीम 13 महीनों तक बर्फ में फंसी रही और जब वापस आई तो ये पहला मोमेंट बना जब इंसान ने एंटार्क्टिका का रियल और डेडली फेस को समझा। इसी वजह से 1890 से 1920 के दौरान का टाइम पीरियड कहलाया द हीरोइक एज ऑफ एंटार्क्टिका एक्सप्लोरेशन। और इसी टाइम पीरियड के दौरान 3 सबसे बड़े और सबसे मेन कैरेक्टर सामने आते हैं, एर्नेस्ट शैकल्टन, रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट और रॉड फेमनसन। इन लोगों ने एंटार्क्टिका की अनएक्सप्लोर्ड दुनिया में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट ब्रिटिश नेवी के ऑफिसर थे और उन्हें द ट्रेजिक हीरो का टाइटल दिया गया। उन्होंने 1910 में टेरा नोवा एक्सपेडिशन स्टार्ट की। उनका गोल था दुनिया में पहली बार साउथ पोल तक पहुंचना। लेकिन जब उनकी टीम जनवरी 1912 में वहां पहुंची तो देखा कि रॉड फेमनसन और उनकी टीम पहले ही वहां अपने फ्लैग लगा चुकी है। रोल्ड एक नॉर्वेजियन पोलर एक्सप्लोरर थे। उन्होंने अपने मिशन को सीक्रेट रखा कि वो भी साउथ पोल जा रहे हैं। 1911 में उन्होंने स्पेशल ट्रेन डॉग और स्किल की मदद से साउथ पोल पहुंचकर हिस्ट्री बना दी। उनका प्लेन एफिशिएंट और फास्ट था, इसी वजह से वो सेफ वापस भी आ गए। ये एक्सपेडिशन एंटार्क्टिका हिस्ट्री की सबसे सेफ और केयरफुली प्लानिंग जर्नी बनी और इसी वजह से उन्हें द साइलेंट विक्टिम का टाइटल दिया गया।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली साउथ पोल से वापसी पर स्कॉट और उसकी टीम ठंड और भूख से मर गई। उनकी डायरीज बाद में मिली जिसमें लिखा था, वी टुक रिस्क्स, वी नो वी टुक देम, थिंग्स हैव कम आउट अगेंस्ट अस। उसके बाद 1940 में शैकल्टन ने एंड्योरेंस एक्सपेडिशन शुरू की। उनका एम था एंटार्क्टिका को क्रॉस करना कॉस्ट टू कॉस्ट, लेकिन उनकी शिप एंड्योरेंस बर्फ में क्रैश हो गई और टीम टोटली आइसोलेट हो गई। लेकिन यहीं पर उन्होंने हीरोइज्म दिखाया। 2 साल तक बर्फ, ओशन और स्टॉर्म फेस करके शैकल्टन अपनी पूरी टीम को जिंदा वापस ले आए। उसकी लीडरशिप को आज भी सर्वाइवल ट्रेनिंग में कोट किया जाता है और उसे टाइटल दिया गया द लेजेंड सर्वाइवल। इन तीनों लोगों ने एंटार्क्टिका को सिर्फ मैप पर नहीं रखा, बल्कि उसकी हर बर्फ की लहर में अपनी कहानी छोड़ दी। दोस्तों, जब एंटार्क्टिका को एक्सप्लोर करना शुरू हुआ तो सवाल उठने लगे कि ये जमीन किसकी है। 1908 से लेकर 1940 तक कई कंट्रीज ने अलग अलग हिस्सों पर क्लेम करना शुरू कर दिया। ये है एंटार्क्टिका का रियल मैप। सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम ने एंटार्क्टिका के इस वाले हिस्से पर अपना क्लेम जमाया, जहां पर आज अर्जेंटीना और चिली के क्लेम्स भी ओवरलैप करते दिखते हैं। फिर नॉर्वे ने 1939 में क्वीन मॉड लैंड पर क्लेम किया। ऑस्ट्रेलिया ने भी सबसे बड़ा हिस्सा क्लेम किया, जिसे आज हम ऑस्ट्रेलियन एंटार्क्टिक टेरिटरी कहते हैं। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट तब शिद्दत अख्तियार कर गया जब 1939 में नाजी जर्मनी ने एक सीक्रेट मिशन एंटार्क्टिका भेजा। उसका मिशन था टेरिटरी क्लेम करना और शायद कोई स्ट्रेटेजिक बेस तैयार करना। इस एक्सपेडिशन ने एंटार्क्टिका के क्वीन मड लैंड रीजन को एक्सप्लोर किया और इसे नाम दिया न्यू स्वाबी। जर्मन एयरक्राफ्ट्स ने वहां पर एरियल सर्वे किया और हजारों की तादाद में वहां पर अपने फ्लैग्स ड्रॉप किए, ये दिखाने के लिए कि ये एरिया अब उनका क्लेम है। इस मिशन के बाद दुनिया में चर्चा चला कि नाजी जर्मनी एंटार्क्टिका में कोई हिडन मिलिट्री बेस बनाना चाहती है। कई कंस्पिरेसी थ्योरीज का मानना है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नाजी लीडर्स वहां छुप गए और एंटार्क्टिका में कई सीक्रेट बंकर्स भी बनाए, लेकिन इस क्लेम का कोई भी सॉलिड एविडेंस आज तक नहीं मिला। इसी दौरान अर्जेंटीना और चिली ने भी एंटार्क्टिका के कुछ हिस्सों पर अपना हक जताया। अर्जेंटीना ने कहा, हमारी कॉज से एंटार्क्टिका सीधा जुड़ा है और ये हमारा नेचुरल एक्सटेंशन है। चिली ने कहा, हमारी हिस्टोरिकल और कल्चरल टाइज एंटार्क्टिका के साथ हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब ब्रिटेन ने भी वही रीजन क्लेम कर दिया जो अर्जेंटीना और चिली ने किया, जिसे हम आज ब्रिटिश एंटार्क्टिक टेरिटरी कहते हैं। ये ओवरलैपिंग क्लेम्स एक डिप्लोमेटिक टेंशन का सबब बन गए, स्पेशली फॉल्कलैंड आइलैंड कॉन्फ्लिक्ट 1982 के दौरान, जब यूके और अर्जेंटीना के बीच मिलिट्री कन्फ्रंटेशन भी हुआ। हालांकि एंटार्क्टिका पर कभी ओपन वॉर नहीं हुई, लेकिन ये क्लियरली दिखता है कि ट्रीटी क्लेम का सवाल एंटार्क्टिका के फ्यूचर को किस हद तक कॉम्प्लेक्स बना सकता था। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग ट्विस्ट ये था कि दुनिया की 2 सुपर पावर्स यूएसए और सोवियत यूनियन ने कभी एंटार्क्टिका के किसी स्पेसिफिक रीजन को क्लेम नहीं किया। लेकिन ये साइलेंट मिसलीडिंग थी। दोनों सुपर पावर्स ने यह कहा था कि हम अभी क्लेम नहीं करते, लेकिन फ्यूचर में क्लेम करने का हक रखते हैं। यानी एक लूप होल खुला छोड़ दिया गया जहां यूएसए और सोवियत यूनियन ने खुद को टेक्निकली न्यूट्रल दिखाया, लेकिन एंटार्क्टिका में उनके साइंटिफिक रिसर्च स्टेशंस और मिलिट्री ग्रेड्स मॉनिटरिंग चलती रही। दोस्तों, ये क्लेम्स इतने कॉम्प्लिकेटेड और ओवरलैपिंग हो गए थे कि 1950s तक सिचुएशन किसी डिप्लोमेटिक एक्सप्लोजन से कम नहीं थी। एनालिस्ट का कहना था कि अगर टाइमली कोई ग्लोबल एग्रीमेंट नहीं होता तो कोल्ड वॉर का कोई नया फ्रंट एंटार्क्टिका में खुल सकता है। लेकिन फिर आया 1959 का मोमेंट जब एक्शन लिया गया। 12 कंट्रीज जिसमें यूके, यूएसए, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, चिली, नॉर्वे और कई दूसरे कंट्रीज शामिल थे, उन्होंने मिलकर एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन किया जिसे हम कहते हैं द एंटार्क्टिक ट्रीटी। ट्रीटी के कुछ ये पॉइंट्स थे कि एंटार्क्टिका को सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज किया जाएगा। कोई भी मिलिट्री बेस, वेपन टेस्ट या फिर न्यूक्लियर एक्टिविटी यहाँ पर अलाउ नहीं। साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट किया जाएगा, लेकिन हर कंट्री को अपना डेटा ओपनली शेयर करना होगा। एग्जिस्टिंग क्लेम्स फ्रीज किए गए, यानी कोई नया क्लेम नहीं होगा और पुराने दावों पर एक्शन रोक दिया गया। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब 1959 का एंटार्क्टिक ट्रीटी साइन हुआ, उसमें एक हिडन टाइमर छुपा था, एक क्लू आर्टिकल 12 जिसमें लिखा गया था कि ट्रीटी का एक स्पेशल पार्ट एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल 50 साल बाद यानी 2048 के बाद रीओपन किया जा सकता है।
इसका मतलब 2048 के बाद कंट्रीज दोबारा डिसाइड कर सकती हैं कि एंटार्क्टिका का करंट नो माइनिंग नो एक्सट्रैक्शन रूल चलना भी चाहिए या नहीं। आज के वक्त में अगर देखा जाए तो दुनिया भर में रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ रही है। ऑयल, नेचुरल गैस और रेयर अर्थ मिनरल्स सबकी कमी महसूस की जाती है और एंटार्क्टिका के नीचे छुपी हुई है एक मिस्ट्री। यूएस ग्लोबल सर्वे के कुछ एस्टीमेट के मुताबिक एंटार्क्टिका के अंदर बिलियंस ऑफ बैरल्स का ऑयल और नेचुरल गैस छुपी हो सकती है। 1991 की रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट एंटार्क्टिका के कुछ रीजन में जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो ऑयल प्रोड्यूसिंग बेसिन से मिलते जुलते हैं, स्पेशली रोज सी के आसपास। एंटार्क्टिका पेनिनसुला के नीचे भी ऐसे मिनरल्स रिच फॉर्मेशन हैं जो यूरेनियम, कॉपर, आयरन और निकल जैसी चीजों का पोटेंशियल दिखाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है एंटार्क्टिक ट्रीटी सिस्टम, स्पेशली 1991 का मैड्रिड प्रोटोकॉल, जिसके मुताबिक किसी भी तरह की मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन यहाँ पर बैंड है। दोस्तों, चाइना, रशिया और यूएसए जैसे पावरफुल कंट्रीज अब साइंटिफिक रिसर्च के नाम पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन एनालिस्ट का कहना है कि ये ग्राउंड वर्क है 2048 के बाद के लिए। यानी जब ट्रीटी खुलेगी तो कंपटीशन का एक नया दौर शुरू होगा, माइनिंग, मिलिट्री या फिर ऑक्यूपेशन का। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2048 के बाद एंटार्क्टिका आइस कोल्ड वार का बैटलफील्ड भी बन सकता है। लेकिन क्या इंसान लालच की इस आग में इस बर्फ की प्योरिटी को बर्बाद करेगा या कोई नया ट्रीटी इस बर्फ के कॉन्टिनेंट को बचा लेगा? जवाब वक्त के पास है, लेकिन वार्निंग अभी से हमारे पास है। जरा सोचिए, एक कॉन्टिनेंट जहां जिंदगी जम जाती है लेकिन सवाल कभी फ्रीज नहीं होते। एंटार्क्टिका सिर्फ बर्फ का ढेर नहीं, ये एक ग्लोबल मिरर है जो हमें दिखाता है इंसानी लालच, साइंस, पॉलिटिक्स और मिस्ट्री का असल चेहरा। इस मैप को दोबारा देखिए, हर क्लेम, हर बेस, हर साइंस स्टेशन, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि ये जमीन अभी तक किसी की नहीं, लेकिन फिर भी सबकी नजर इस पर है। हमने देखा कि किस तरह पावरफुल नेशंस ने शुरू में इस कॉन्टिनेंट पर कब्जा करने की कोशिश की, फिर एक ट्रीटी ने अमन का रास्ता निकाला, लेकिन ये अमन भी 2048 तक गारंटीड है। उसके बाद क्या होगा? माइनिंग, वार या शायद कोई और हिडन फोर्स सामने आ जाए। और फिर वही सवाल जो हर थ्योरी के पीछे छुपा है, क्या एंटार्क्टिका वाकई सिर्फ आइस का जंगल है या ये वो जगह है जहां दुनिया के राज छुपे हैं, इतने गहरे कि कोई सैटेलाइट भी उन तक नहीं पहुंच पाती। आखिर में सवाल ये नहीं कि एंटार्क्टिका को कौन कंट्रोल करता है, सवाल ये है कि क्या हमें उसे कंट्रोल करना भी चाहिए या छोड़ देना चाहिए, जैसे वो हमेशा से था, एक खामोश और छुपा हुआ कॉन्टिनेंट। सोचिए और अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बताइए।